अलावा थोड़ा बहुत समझने के लिए आपकी बुक में M0 से M3, M1, M2, M3 ऐसा मनी का डेफिनेशन होता है. विल नॉट टेक इनटू इट बिकॉज इट्स वेरी टेक्निकल, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में आता भी नहीं है, आता भी है तो इट्स थियोरिकल. और वैसे भी यू आर कॉमर्स स्टूडेंट तो आप बार बार ये इकोनॉमिक्स में पढ़ ही चुके होंगे. ठीक है, सो विल नॉट गेट इनटू दैट. बेसिकली होता है क्या है, M0, M1, M2 एंड M3. ठीक है, दैट्स अ डेफिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मनी. और आरबीआई को ये सब समझना जरूरी है, या एनी सेंट्रल बैंक को ये सब समझना जरूरी है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मनी और कौन से डेफिनेशन पे हमको काम करना है. ठीक है, सो विल नॉट गेट इनटू दैट, बट यू हैव टू लुक एट इट थ्रू योर बुक. ठीक है, चलिए. अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो हर जगह पे दो प्रकार के इन्फ्लेशन होते हैं. इन्फ्लेशन इज WPI एंड CPI. WPI is wholesale price index and CPI is consumer price index. Wholesale price index मतलब broadly अगर आप बोलना चाहें तो जो goods और services wholesale market में बिकती है वो goods and services की wholesale market में क्या price है, that's a wholesale price. Consumer price मतलब being a consumer जब आप कहीं पे भी कुछ भी खरीदने जाते हो तब उसको आप क्या price पे purchase करते हो, that's your consumer price. अब inflation यहाँ से कैसे measure होता है, तो बोले current year का price डिवाइडेड बाय आपका जो बेस ईयर का प्राइस है वो इनटू 100 है ना. तो मतलब कल मैंने जो पे किया था उससे आज मैं कितना ज्यादा पे कर रहा हूं, दैट्स इन्फ्लेशन. तो कल अगर मैंने एक चीज 100 रुपए में खरीदी है, आज 106 में खरीदी है, तो स्ट्रेट अवे 6% इज माय इन्फ्लेशन. इज इट फाइन? या ठीक है. सो दैट्स योर इन्फ्लेशन, WPI एंड CPI. दूसरा एक कंसेप्ट होता है डिफ्लेशन. अब ये इन्फ्लेशन के एग्जैक्ट अपोजिट है. दैट मीन्स इन्फ्लेशन मतलब कंटिन्यूअस इंक्रीज इन प्राइस, डिफ्लेशन मतलब कंटिन्यूअस डिक्रीज इन प्राइस. राइट, सो ये भी अच्छा नहीं होता बिकॉज सप्लाई ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज इज मच हायर देन यू रिक्वायर, दैट्स डिफ्लेशन है ना. सो बेसिकली अगर आप देखा जाए तो सप्लाई कब बढ़ जाता है, जब आपने अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूज नहीं किया है तब, है ना. और इकोनॉमिक्स वहीं से शुरू होता है. क्या बोलता है इकोनॉमिक्स? यू हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट, एंड इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट यूजिंग योर रिसोर्सेज ऑप्टिमम, है ना. आप सबसे बेस्ट अपने रिसोर्सेज का कैसे यूज कर सकते हो, दैट्स इकोनॉमिक्स. सही है. तो जब डिफ्लेशन होता है तो वो क्लियर कट बताता है कि जो चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है वो आपने प्रोड्यूस करके रख दिया है, and that's why your price decreases, right? ठीक है, चलिए. अब आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन जो भी है, जो भी इंडिकेटर्स हमने देखे, द मेजर पार्ट ऑफ दैट इज इंटरेस्ट रेट्स. तो आपको इंटरेस्ट रेट कैसे पता चलेंगे? अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द करंट इंटरेस्ट रेट इन इंडिया? इंटरेस्ट रेट्स इन इंडिया, नहीं पता होगा, है ना. सो there is always a measure called yield curve. है ना. yield curve क्या होता है? Here interest rate, here tenor. ठीक है. अब बेसिकली अगर इकोनॉमिक्स में देखे जाए तो हमने 4 प्रकार के हमको yield curve मिल सकते हैं. The one is like this, flat. इसका क्या मतलब है? Across the different maturities, interest rate is same. That means गवर्नमेंट को आज या कहीं का भी जो भी आपने yield curve ड्रॉ किया, नॉर्मली ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी का yield curve ऐसे ड्रॉ होता है. yield curve आपको जो भी मिलता है इकोनॉमिक्स में वो हमेशा गवर्नमेंट सिक्योरिटी का होता है. इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट को आज जितने पैसे चाहिए उतने ही पैसे आगे जाके चाहिए. सो वी आर नॉट श्योर दैट गवर्नमेंट आगे जाके क्या करना चाहती है ना. बिकॉज डिमांड टुडे एंड डिमांड टुमारो इज सेम. डेंजरस सिचुएशन, है ना. दूसरा होता है ये, दिस इज पॉजिटिव स्लोपिंग, है ना. इसका मतलब है शॉर्टर टर्म में आपको कम इंटरेस्ट रेट चाहिए, लॉन्गर टर्म में आपको ज्यादा पैसा चाहिए. इंटरेस्ट रेट चाहिए मतलब पैसा चाहिए. सो डिमांड ऑफ मनी हियर इज मोर बिकॉज यू हैव टू पे
हायर इंटरेस्ट, और एल्स गलत बोला, उल्टा हो गया. हियर द डिमांड ऑफ मनी इज मोर एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू पे हायर इंटरेस्ट रेट. ठीक है, सो ये नॉर्मल है. डेंजरस सिचुएशन इज दिस, ऐसा भी यील्ड कर्व हो सकता है. दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड यील्ड कर्व. उल्टा, मतलब आज मुझे पैसों की ज्यादा जरूरत है, आगे जाके नहीं होने वाली है ना. अभी पैसा दे दो, आगे कुछ नहीं है, बस. दिस इज अ डेंजरस सिचुएशन. ठीक है. और एक टाइप यहां पर होता है आपके यील्ड कर्व, व्हिच इज कॉल्ड हम्ड यील्ड कर्व. इट्स लाइक दिस. शायद आपकी बुक में नहीं होगा ये. दिस इज अ हम्ड यील्ड कर्व, है ना. हम यील्ड कर्व में क्या बोलते हैं, छोटी अवधि के लिए मुझे कम पैसा चाहिए, मीडियम टर्म की अवधि के लिए मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, एंड लॉन्गर टर्म में आई डोंट रिक्वायर सो मच ऑफ मनी. This and positive curves are considered to be healthy. They're good. But इतना ज़्यादा भी positive sloping, it's slightly dangerous. So it should be moderately sloped. ऐसे होना चाहिए. ऐसे होना चाहिए कुछ. It should be moderately sloped. ठीक है. मतलब yield curve आपको normal definition मैंने दी कि yield curve क्या होता है. इसका explanation तो subjective है. जो analyst जैसे उसका एनालिसिस करना चाहे कर सकता है, बट नॉर्मली पॉजिटिव स्लोपिंग इन हम्ड आर कंसिडर्ड टू बी द नॉर्मल वंस. फ्लैट स्लाइटली डाउटफुल एंड इन्वर्टेड इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम. ठीक है. ऑलराइट, चलिए. देन कम्स अ कंसेप्ट ऑफ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. राइट, होता क्या है, बहुत सारे अप्रोचेस होते हैं. इनकम अप्रोच होता है, एक्सपेंडिचर अप्रोच होता है. आपकी बुक में शायद एक्सपेंडिचर अप्रोच दिया गया है. सो दैट इज C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M. C का मतलब कंजम्पशन, लोग कितना कंज्यूम करते हैं. I फॉर इन्वेस्टमेंट, G फॉर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, X माने एक्सपोर्ट्स, M माने इम्पोर्ट्स. सो X माइनस M मतलब नेट एक्सपोर्ट्स, है ना. नेट आपने कितना एक्सपोर्ट किया. डोंट वरी, इंडिया में कंसिडर करने जाओगे तो हमेशा नेगेटिव साइन आएगी, है ना. बिकॉज इंडिया इज बेसिकली अ नेट इम्पोर्ट कंट्री. तो हम एक्सपोर्ट जितना करते हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं. ठीक है. इसका एक एग्जाम्पल बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपकी बुक में दिया गया है. जस्ट काइंडली गो थ्रू इट. ठीक है. ओके. फिर आपको दूसरा एक मेजर दिया गया है कॉल GNP. अभी जो हमने पढ़ा वो GDP था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. दूसरा एक आपको मेजर दिया गया है GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. या तो दैट वाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दिस इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. फर्क क्या, व्हाट इज द डिफरेंस? कम ऑन. GDP एंड GNP क्या फर्क है? आउटसाइड द कंट्री है सर. इट्स आउटसाइड द कंट्री है सर. सी देखिए, जीडीपी क्या होता है. जीडीपी इज गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री. कौन प्रोड्यूस करता है, नॉट इम्पॉर्टेंट. सो वेदर यू आर अ रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी, डज नॉट मैटर. इट्स जस्ट दैट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री, विद इन द geographical boundaries of the country. GNP is the goods and services produced by the nationals of the country, मतलब by the residents of the country. अब वो चाहे आप इंडिया में प्रोड्यूस करो, पाकिस्तान में प्रोड्यूस करो या यूएस में प्रोड्यूस करो, डज नॉट मैटर, है ना. सो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय residents of the country may be produced anywhere in the world. ठीक है. So they are basically a good kind of indicators that whether the country is growing or not. Normally इंडिया में सबसे ज़्यादा हाइप GDP के लिए होता है. तो अगर GDP बढ़ा तो ग्रोथ है, GDP नहीं बढ़ा तो ग्रोथ नहीं है. ठीक है. अब यहाँ पर आई डोंट नो कि लोग कितना क्लियरली समझते हैं. अगर आप फॉर्मूला वाइज देखा जाए तो GDP इज goods and services produced into its price. So amount of goods and services produced into its price. अब मान लीजिए कि मैंने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करे,
और उनकी प्राइस 20 रुपीज़ है. व्हाट इज जीडीपी? 2000. परफेक्ट. अगले साल मैं 90 गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता हूँ. यूनिट्स प्रोड्यूस आर 90 और मैं उनका प्राइस 50 रुपीज़ कर देता हूँ. 4500. जो जीडीपी इज इंक्रीज्ड. बट अगर आप देखा जाए तो आपने प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं किया. इट्स बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, है ना. सो इन्फ्लेशन की वजह से भी जीडीपी के जो डेटा होते हैं वो थोड़े से मैनिपुलेट किए जाते हैं. तो इट्स ऑलवेज बेटर टू नो एनालाइज द डेटा प्रॉपरली कि आपका जीडीपी बढ़ा है, व्हाट इज़ द रीज़न. नेट प्रोडक्शन बढ़ा है या जस्ट इन्फ्लेशन की वजह से आपका यू नो जीडीपी ज़्यादा आ रहा है. ठीक है. चलिए फिर इक्विटी इन्वेस्टमेंट और रियल रिटर्न की बात करें. यहाँ पर हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ लिया है. तो यू नो व्हाट इज़ द रियल रेट ऑफ रिटर्न फॉर अ लेमैन. आपका इन्वेस्टमेंट का रेट माइनस ग्रोथ रेट, दैट इज रियल रेट. फाइनेंशियली द रियल रेट ऑफ रिटर्न इज 1 प्लस आर, दैट इज 1 प्लस द रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन माइनस 1. ठीक है. सो बेसिकली यू आर ट्राइंग टू सर्च आउट व्हाट इज द नेट यू आर रिसीविंग, है ना. तो आपका कुछ ग्रोथ हुआ है, उसमें से इन्फ्लेशन माइनस कर दीजिए. व्हाट इज द नेट रिसीट इन योर हैंड. ठीक है. ओके. इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल फैक्टर्स ऑन द फॉरेन एक्सचेंज रेट. अगेन इंडिया इज बीइंग द ग्रेटेस्ट केस स्टडी फॉर दिस, है ना. तो अगर हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस में देखें तो देखिए फॉरेन एक्सचेंज में काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं. द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज इन्फ्लेशन. तो जिस कंट्री में इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा उस कंट्री की करेंसी डेप्रिशिएट होगी ही होगी. 110%, कोई सवाल ही नहीं उठता. दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज डिमांड एंड सप्लाई, है ना. सो अगर आपकी कंट्री की करेंसी की डिमांड बढ़ी तो दैट विल अप्रिशिएट. अगर आपकी करेंसी की डिमांड घटी इट विल डेप्रिशिएट. ठीक है, ये क्लियर है. दूसरा आपका होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी, है ना. तो बीओपी को नॉर्मली देखा जाए तो आपकी कंट्री को कितना पैसा मिला और कितना देना है ना. लेन देन की बात होती है तो दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट. सो इंडिया बीइंग अ नेट इंपोर्ट कंट्री, आपको हमेशा जितना रिसीव होता है उससे पे ज़्यादा करना पड़ता है ना. तो पे ज़्यादा करना पड़ता है, दैट मीन्स यू आर ऑलवेज इंडेटेड. इफ यू आर इंडेटेड, लोग ये पूछते हैं कि बॉस आपके पास उधार बहुत ज़्यादा है. मुझे पता नहीं, ग्रोथ तो आप कर नहीं रहे हो, आप पैसा कहाँ से चुकाओगे. बिकॉज मुझे वो डर लग रहा है कि आप पैसा कहाँ से चुकाओगे. आई डोंट हैव फेथ इन योर करेंसी. इफ आई डोंट हैव फेथ इन योर करेंसी, प्रॉब्लम. सो अगेन बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ दूसरा एक फैक्टर जुड़ता है, वो है ग्रोथ रेट. सो डेफिसिट बढ़ती है, दैट्स ऑलवेज अ डेंजरस साइन. बट उसके सामने अगर ग्रोथ रेट भी आप कम कर रहे हो देन यू हैव डबल इम्पैक्ट, है ना. अभी अगर आज अगर डेट देखें तो दिस इज 5 अगस्त 2013. थोड़े समय पहले ही अगर एक्सपेक्टेशन देखा जाए तो हमारा 5.5 की जगह 5.2 या 5.3 का ग्रोथ एक्सपेक्टेशन हुआ था. अभी आरबीआई ने जो करंटली इंटरेस्ट रेट के लिए जो चीज़ें या स्टेप्स या एक्शंस लिए हैं उसकी वजह से 5.5 जो हमारा ग्रोथ रेट था उसकी जगह 5.3 या 5.2 का एक्सपेक्टेशन किया है ना. सो एक तरफ आप मनी सप्लाई कम कर रहे हो, दूसरी तरफ ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन कम कर रहे हो, तीसरी तरफ इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हो. एवरीथिंग इज नेगेटिव अबाउट इंडिया, है ना. तो करेंसी कैसे अप्रिशिएट होगी. इसीलिए अगर आप आरबीआई का स्टेटमेंट ध्यान से सुने तो हमेशा उन्होंने ये बोला है कि ये जो हमने लिक्विडिटी टाइटनिंग की है दिस इज फॉर अ टेम्पररी स्टेबिलिटी इन द रूपी वैल्यू. इट्स नॉट अ परमानेंट मेजर्स दैट वी हैव टेकन, है ना. तो जैसे ही वो लोग क्या करना चाहते हैं, ये डिमांड सप्लाई एडजस्ट करना चाहते हैं. बाय डिक्रीज इन मनी सप्लाई मनी डिमांड में आ जाएगी, मनी डिमांड में आ जाएगी तो उसकी वैल्यूएशन थोड़ी बढ़ जाएगी. दैट इज व्हाट दे वांट टू डू. ठीक है. तो दे आर सेइंग दैट कि हमने जो भी लिक्विडिटी टाइटनिंग की है वो टेम्पररी फिनोमिनन है. तो टेम्पररी हमने की है, जैसे रुपी डॉलर थोड़ा स्टेबल हो जाता है विल गेट बैक टू आवर नॉर्मल लिक्विडिटी मेजर्स, है ना. बट अभी तो लिक्विडिटी कम है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, ग्रोथ रेट है नहीं.
करेंसी डेप्रिशिएट ही होगी और क्या होगी, सही है, ठीक है. सो दैट इज एन इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबल प्रॉब्लम्स ऑन योर करेंसी. ठीक है. नाउ विल गेट इनटू द नेक्स्ट चैप्टर कॉल्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड अदर फाइनेंशियल रेशियोज. विल डिस्कस फ्यू ऑफ द रेशियोज एंड 2 chapters of the syllabus will be completed. ठीक है. Time value of money we have taken into previous sessions, and by now I think you should be very much clear about the time value of money concept, and you must have practiced a lot on that. अगर नहीं किया है तो I'm sure तुम लोग भूल गए होंगे. है ना. So we'll not talk about that क्योंकि नहीं तो वापस मुझे पूरा सेशन लेना पड़ेगा, and I am not interested in that. ठीक है, चलिए. Okay. A few of the other ratios that is given in your book is one is normal yield और coupon rate. Now ये क्या होता है, अगर आपकी डेट सिक्योरिटी होती है तो डेट सिक्योरिटी हमेशा से ऐसे क्या बोलते हैं उसको, उसका नामकरण कुछ इस प्रकार से होता है. हर एक डेट सिक्योरिटी का नामकरण होता है. नामकरण में अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं तो से फॉर एग्जांपल 8% GOI 2023 है ना, ऐसा नामकरण होता है. हर एक डेट सिक्योरिटी का नामकरण रहता ही है, ठीक है. कूपन बेरिंग जो होती है वो, इसका मतलब क्या हुआ, 8%, जिसको एक लेमन इंटरेस्ट रेट बोलेगा. दिस इज नॉट इंटरेस्ट रेट, टेक्निकली इट इज कॉल्ड कूपन रेट, है ना. वैसे देखा जाए तो सेम ही चीज़ है, बट टेक्निकल वर्ड्स यू शुड नो बिकॉज जितना आप डिस्प्ले करोगे उतना लोग आपको ज़्यादा नॉलेजेबल मानेंगे, ठीक है. चलिए, तो इसको बोलेंगे कूपन रेट. First is the coupon rate, second is the name of the issuer, second is the name of issuer, and third is the maturity year. That means what is the security? This security will be giving you 8% coupon rate issued by Government of India, and it will be maturing on 2023. This is how you need to read the debt security. ठीक है. अगर कूपन रेट देखा जाए तो देखो, एक बात बहुत क्लियर कर लो कि हर एक सिक्योरिटी की फेस वैल्यू होती है ना. अब फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू डिफरेंट है. मार्केट वैल्यू रोज चेंज होती है, फेस वैल्यू हमेशा सेम रहती है. ये जो कूपन रेट कैलकुलेट होता है वो हमेशा फेस वैल्यू पे होता है. सो इफ आई से द फेस वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी इज 100, और अगर आपको जो भी कूपन रेट मिलता है वो ईयरली मिलता है तो आपको हर साल 8 रुपये मिलेंगे. इफ द फेस वैल्यू ऑफ योर सिक्योरिटी इज 1000, अकॉर्डिंगली 80 रुपीज़ हर साल मिलेंगे, अज्यूमिंग दैट द कूपन पेमेंट इज एनुअल बेसिस. ऑलराइट, दिस इज ओके, फाइन, ठीक है. अब अगर आपकी फेस वैल्यू सिक्योरिटी की 100 रुपीज़ या 1000 रुपीज़ है, दैट डज नॉट मीन कि वो मार्केट में उसी प्राइस पे ट्रेड होगी, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया कि इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड प्राइसेस हैव इनवर्स रिलेशनशिप. तो अगर मार्केट में ये 8% से ज़्यादा कूपन रेट है, मतलब मे बी 9%, 10%, 11%, वॉट एवर, इफ द इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी इज हायर देन द कूपन रेट, द प्राइस विल बी लेस, है ना. And if interest rate and economy are lower than the coupon rate, then the prices will be higher than the face value. ठीक है, because they have inverse relationship. Alright, ठीक है. तो एक बहुत क्लियर सी बात है कि आपकी जो भी सिक्योरिटी है उसकी मार्केट में प्राइस अपनी फेस वैल्यू से अलग हो ही सकती है. There's no doubt about it. ठीक है. बट इफ यू वांट टू कैलकुलेट द नॉर्मल यील्ड और कूपन रेट, व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट इज रेगुलर कूपन पेमेंट डिवाइडेड बाय इट्स फेस वैल्यू. ठीक है. सो इन दिस केस इफ यू अज्यूम दैट द सिक्योरिटीज प्राइस और द फेस वैल्यू इज 100 रुपीज, व्हाट विल डू इज 100 रुपीज पे अगर आपको 8% इंटरेस्ट रेट मिलता है तो कितना होगा, 8 रुपीज. सो रुपीज 8 divided by rupees 100 will give you the coupon rate. हाँ, into 100 will give you the percentage. That's fine. इतना तो समझ ही सकते हो आप अब, है ना. You are not studying in 11th and 12th standard.
ठीक है, ऑलराइट। चलिए, दूसरा एक होता है करंट यील्ड। अब ये तो कूपन रेट हुआ। बीइंग एन इन्वेस्टर आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कूपन रेट्स। बीइंग एन इन्वेस्टर आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कूपन रेट्स। व्हाई? बिकॉज मुझे पता है ये 100 रुपीज़ की सिक्योरिटी मुझे कभी भी 100 रुपीज़ में नहीं मिलने वाली। द प्राइजेज आर नॉर्मली हायर और लोअर देन द फेस वैल्यू, दैट मीन्स डिफरेंट देन फेस वैल्यू, है ना। तो अब ये करंट यील्ड मुझे क्या बोलता है, मैं मार्केट में ये सिक्योरिटी कोई भी प्राइस से खरीदूं, इट विल नॉट हैव एन इम्पैक्ट ऑन माई कूपन पेमेंट्स। सही है कि नहीं, है ना। मैं सिक्योरिटी चाहे 5 रुपए में खरीदूं, चाहे 10 रुपए में खरीदूं, चाहे 200 रुपए में खरीदूं, ये सिक्योरिटी से मुझे हर साल 8 रुपए तो मिलने ही वाले हैं, बिकॉज द कूपन रेट इज 8%। इज इट ओके? तो मेरा रिटर्न क्या, माई रिटर्न will drastically be different than 8%, है ना। इसके लिए अगर आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी मास्टर हो गया है तो आप एनपीवी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज अ नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। चलिए, या तो आप आईआरआर कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। आज जिस प्राइस में आपने सिक्योरिटी खरीदी उसको माइनस में ले लीजिए, आगे जाके आपको जितने भी कैश फ्लो मिलने वाले हैं वो पॉजिटिव, एंड एट द मैच्योरिटी आपको जो भी पैसा मिलने वाला है वो पॉजिटिव। इसका आप आईआरआर निकालेंगे तो आपको एग्जैक्ट रेट मिल जाएगा कि आपको कितना रियलाइज होगा। अप्रॉक्सीमेशन में जाना है तो बहुत सिंपल है, मुझे हर साल इसमें से 8 रुपए मिलने वाले हैं। अगर आज ये सिक्योरिटी को मैंने 92 रुपीज़ में खरीदा है तो व्हाट इज माई रिटर्न, ₹8 डिवाइडेड बाय ₹92 into 100 will give me a current yield. This is again not a proper very perfect rate, but yes, इसके ही आजू बाजू कुछ भी आएगा, इससे ज़्यादा बहुत डिविएट नहीं होगा। So this is called current rate. Current rate का फॉर्मूला क्या बना, your coupon rate or your coupon payments, not rate, coupon payments divided by current market price, the price at which you can invest into it. ठीक है, चलिए, सॉरी, रियल रेट हमने देख लिया है। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ये आपने हमेशा जब भी कभी फाइनेंस पढ़ा होगा तो एक पार्ट आता है आपका कॉर्पोरेट फाइनेंस, है ना। कॉर्पोरेट फाइनेंस का ये पार्ट है। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इज वेरी सिंपल, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रोजेक्ट कॉस्ट। एवरेज प्रॉफिट मतलब जितने सालों में आपने प्रॉफिट किया है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, एंड दैट एवरेज प्रॉफिट divided by the project cost will give you the accounting rate of return. Don't worry, I am just discussing the gist of the ratios. इसके सारे calculations examples आपको बुक में दिए गए हैं, you can go through it. इससे आगे आपको कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके, चलिए, जैसे हमने ये अकाउंटिंग रेट ऑफ रेट निकाला, जैसे एवरेज रेट या आप एवरेज अकाउंटिंग रेट बोलते हो, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रोजेक्ट कॉस्ट आपने जो किया, अगर एग्जैक्ट रेट आपको चाहिए तो अगेन आईआरआर इज अ मेजर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। अगेन वो आपकी जो प्रोजेक्ट है उसका एग्जैक्ट रेट ऑफ रिटर्न निकालने का ट्राई करेगा, ठीक है। अगर आपके पास डेट्स के साथ कैश फ्लो आने वाले हैं तो अगेन मैंने आपको सिखा है द फॉर्मूला इज XIRR, करेक्ट, ठीक है। ये हमने करी डेट की बातें, है ना। अब जैसे डेट में मैंने आपको बोला कि व्हाट इज करंट यील्ड, करंट यील्ड बोला ना मैंने कि योर एनुअल कूपन पेमेंट्स डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। बस अगर ऐसी चीज अगर इक्विटी में होती तो आप क्या करते हैं, आपको इक्विटी में से रेगुलर रिटर्न कौन सा मिलेगा, डिविडेंड, परफेक्ट। इक्विटी में से रेगुलर रिटर्न जो मिलता है उसको डिविडेंड बोलते हैं। अब वो डिविडेंड रिसीव करने के लिए आप वो सिक्योरिटी कौन से प्राइस पे खरीदेंगी, मार्केट प्राइस, perfect, so that's your return, dividend divided by market price of your security, that will give you dividend yield. Is it fine? ठीक है, बढ़िया। Then other ratio is called EPS,